नेहरू ने भी भारत को उसी रूप में गढ़ा जैसा वे एक आदर्श राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया जाए। तो नेहरू जी ने बिना ज्यादा सोचे समझे आनन फानन में माउंटबेटन की सलाह मान ली, जबकि उस समय भारतीय सेना पाकिस्तान के कबायली हमलावरों को पीछे धकेल चुकी थी और हालात भारत के पक्ष में थे। भारत ने यह मामला पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत के रूप में दर्ज किया, लेकिन बाद में यूएन ने इसे डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज के रूप में दर्ज कर लिया, जिससे पाकिस्तान को बराबरी का दर्जा मिल गया। उसी दौरान पाकिस्तान के कबायली हमले ने कश्मीर की दिशा बदल दी। राजा हरि सिंह ने मदद के लिए भारत से संपर्क किया और सरदार पटेल ने शर्त रखी, अगर कश्मीर भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे तभी भारतीय सेना भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका कश्मीर से निजी और भावनात्मक जुड़ाव था, उन्होंने अपने मित्र और सलाहकार शेख अब्दुल्ला के प्रभाव में आकर कश्मीर को विशेष दर्जा देने का निर्णय लिया। उन्होंने साफ कहा, मैं किसी ऐसे प्रावधान का समर्थन नहीं करूंगा जो भारत के बाकी हिस्से में एक कानून रखे और कश्मीर में दूसरा। लेकिन नेहरू ने अंबेडकर की बात को नजरअंदाज किया। एशिया में भारत को एक उभरती हुई लोकतांत्रिक ताकत के रूप में देख रहे थे। इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उस वक्त भारत एशिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री था। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इतिहास साक्षी है कि पूर्वजों की गलतियों का भुगतान आने वाली नस्लों को उठाना पड़ता है। अंग्रेजों के जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भारत को स्वतंत्रता के बाद एक नई दिशा देने का प्रयास किया, लेकिन जब कभी देशों की हालत बिगड़ती है तो इतिहास सब पर दृष्टि डालता है। शायद पंडित नेहरू जी के कई निर्णयों में भावनाओं का प्रभाव देश हित से अधिक रहा और इसी कारण कई बार वे व्यवहारिक समाधान तक नहीं पहुंच पाए। 14 नवंबर 1889 तत्कालीन इलाहाबाद और वर्तमान प्रयागराज, उत्तर प्रदेश स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू के आग्रह पर उन्होंने इंग्लैंड जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और वकालत की डिग्री ली। नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दरकिनार कर नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वैसे तो निश्चित रूप से नेहरू जी का देश हित में योगदान अमूल्य रहा है, लेकिन उनके कुछ निर्णय ऐसे रहे हैं जो भारत के लिए घातक और असहनीय साबित हुए। आज हम उन्हीं 10 गलत निर्णयों पर चर्चा करेंगे जिनका परिणाम भारत आज भी भुगत रहा है। जन्म से ही बदतमीज पाकिस्तान के चलते भारत पर थोपे गए कश्मीर मुद्दे को लेकर जब माउंटबेटन ने नेहरू जी से कहा कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया जाए, तो नेहरू जी ने बिना ज्यादा सोचे समझे आनन फानन में माउंटबेटन की सलाह मान ली, जबकि उस समय भारतीय सेना पाकिस्तान के कबायली हमलावरों को पीछे धकेल चुकी थी और हालात भारत के पक्ष में थे। हालांकि सरदार पटेल इस बात पर पूरी तरह से अडिग थे। उनका कहना था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने यह मामला पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत के रूप में दर्ज किया, लेकिन बाद में यूएन ने इसे डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज के रूप में दर्ज कर लिया, जिससे पाकिस्तान को बराबरी का दर्जा मिल गया। जब भारतीय सेना 1948 में जीत की कगार पर थी, तभी नेहरू ने यूएन की दखल के बाद सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान जिस हिस्से पर कब्जा कर चुका था वही बाद में पीओके बन गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों सेना पीछे हटे और फिर जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट कराया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक सेना नहीं हटाई और मामला स्टेटस को में फंस गया। इतिहासकारों के अनुसार माउंटबेटन ने नेहरू को समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने से भारत को नैतिक बढ़त मिलेगी, लेकिन असल में इस कदम ने भारत की रणनीतिक स्थिति कमजोर कर दी। नेहरू का यह निर्णय आज भी भारत पाक संबंधों का सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। पीओके के नक्शे पर तो हमारा है, पर जमीन पर नहीं। भारत विभाजन के जख्म ताजा थे और रियासतों के विलय का काम चल रहा था। उसी समय जम्मू और कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य जिसका शासक हिंदू था, राजा हरि सिंह, उन्होंने भारत में विलय पर हिचक दिखाई। उसी दौरान पाकिस्तान के कबायली हमले ने कश्मीर की दिशा बदल दी। राजा हरि सिंह ने मदद के लिए भारत से संपर्क किया और सरदार पटेल ने शर्त रखी, अगर कश्मीर भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे तभी भारतीय सेना भेजी जाएगी। राजा ने हस्ताक्षर किए और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वही भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका कश्मीर से निजी और भावनात्मक जुड़ाव था, उन्होंने अपने मित्र और सलाहकार शेख अब्दुल्ला के प्रभाव में आकर कश्मीर को विशेष दर्जा देने का निर्णय लिया। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने साफ कहा,
मैं किसी ऐसे प्रावधान का समर्थन नहीं करूंगा जो भारत के बाकी हिस्से में एक कानून रखे और कश्मीर में दूसरा। लेकिन नेहरू ने अंबेडकर की बात को नजरअंदाज किया और अपने सहयोगी गोपाल स्वामी अयंगर के जरिए अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल करवाया। इस अनुच्छेद के तहत कश्मीर को अपना अलग संविधान, अलग झंडा और अलग कानून रखने की अनुमति दी गई। भारतीय संसद को वहां सीमित शक्तियां दी गई। यह अस्थायी प्रावधान कहा गया, पर वक्त के साथ यह स्थायी बन गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि संविधान सभा की बहसों में नेहरू अनुच्छेद 370 के दौरान उपस्थित भी नहीं थे। यह पूरा मामला गोपाल स्वामी अयंगर ने संभाला था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस अनुच्छेद का विरोध करते हुए कहा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और 1953 में इसी मुद्दे के विरोध में वे कश्मीर में रहस्यमय परिस्थिति में मारे गए। सालों तक अनुच्छेद 370 के कारण भारत के संविधान और कानून जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। विदेशी निवेश और उद्योग नहीं आ सके। अलगाववाद और आतंकवाद को राजनीतिक संरक्षण मिला। 5 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और 35 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के अंतर्गत ला दिया। पंडित नेहरू का मानना था कि पड़ोसियों से मधुर संबंध बनाए जाए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाए। शायद इसी सोच के तहत उन्होंने 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता किया गया और नारा दिया, हिंदी चीनी भाई भाई। पंचशील समझौते के अनुसार कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, लेकिन सांप को दूध पिलाने से उसका जहर नहीं बदलता। मौका मिलने पर वह डसेगा ही। नेहरू जी के लाख प्रयासों के बावजूद चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत को इस युद्ध में बड़ी हार का सामना करना पड़ा और उसी के साथ भारत ने खो दिया 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं। अक्टूबर 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य बना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के बड़े देश एशिया में भारत को एक उभरती हुई लोकतांत्रिक ताकत के रूप में देख रहे थे। इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उस वक्त भारत एशिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री था। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, चीन हमारा बड़ा भाई है और एशिया का प्रतिनिधित्व उसे ही करना चाहिए। यह फैसला इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक भूलों में गिना जाता है। उस समय अमेरिका ने 2 बार भारत को स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव दिया, एक बार सीधे और दूसरी बार सोवियत संघ के माध्यम से, लेकिन नेहरू ने दोनों बार इनकार कर दिया। नेहरू के सचिव गिरीश चंद्र मिश्र ने अपनी डायरी में लिखा, प्रधानमंत्री का मानना था कि भारत को ऐसी शक्ति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जो विश्व विभाजन को बढ़ाए। नेहरू का पत्र जो उन्होंने यूएसएसआर के नेता को लिखा था, आज भी भारतीय विदेश मंत्रालय के अभिलेखों में मौजूद है, जिसमें उन्होंने चीन को प्राथमिकता देने की बात कही थी। बाद में 1950 में चीन के तिब्बत पर आक्रमण, 1962 का भारत चीन युद्ध और यूएन में चीन द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में वीटो, ये सब उसी निर्णय के दूरगामी परिणाम बने। आज जब भी भारत किसी पाकिस्तान या आतंकवादी विरोधी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में रखता है, चीन वीटो पावर लगाकर उसे रोक देता है। नेहरू की यह सोच भावनाएं और आदर्श राष्ट्र हित से ऊपर है, आज इतिहास की एक बड़ी चेतावनी बन चुकी है। अगर उस समय भारत ने वह सीट स्वीकार कर ली होती तो आज भारत न केवल एक परमाणु शक्ति बल्कि संयुक्त राष्ट्र की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक होता। नेहरू जी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक उनकी आर्थिक नीतियां रही। उनकी सोच में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी और उन्होंने ऐसा किया भी। बड़े बड़े बांध बनवाए, सरकारी उद्योग स्थापित किए, जिससे देश का कुछ हद तक भला हुआ, किंतु छोटे और लघु उद्योगों को महत्व न देने से आम जनमानस की कमर टूट गई। इसके फलस्वरूप देश के विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई। महान अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया ने अभी कुछ वर्ष पहले कहा कि भारी उद्योगों को ही प्राथमिकता देना नेहरू की बड़ी भूल थी। नेहरू शुरू से ही रूस की समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। वो सोशलिज्म को देश की तरक्की के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। इसी सोच के कारण अधिकांश धनराशि पब्लिक सेक्टर में खर्च की गई, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि निजी क्षेत्र पीछे छूट गया और इसी के साथ भारत में शुरू हुआ लाइसेंस राज, जिसने प्राइवेट उद्योगों की कमर तोड़ दी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबी, अशिक्षा और असमानता। लेकिन इस दौर में शिक्षा के क्षेत्र में एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिला।
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विज्ञान, तकनीक और आधुनिक संस्थानों के प्रशंसक थे। उनकी सोच थी भारत का भविष्य विज्ञान और औद्योगिकरण में है। इसी सोच से 1951 से IITs, 1956 में एम्स और 1961 में IIMs जैसे संस्थान बने। इन संस्थानों ने आगे चलकर भारत को वैश्विक पहचान दी, परंतु इसी दौरान प्राइमरी एजुकेशन पीछे छूट गई। 1951-52 के प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर कुल व्यय का सिर्फ 7% हिस्सा प्राथमिक शिक्षा को मिला, जबकि भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रमों पर व्यय 44% से अधिक था। 1956-61 की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेहरू सरकार ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा राज्यों का विषय है। नतीजा, केंद्र ने इस क्षेत्र में सीधा निवेश नहीं किया। 1951 में भारत की साक्षरता दर मात्र 18.33% थी, जो 1961 में बढ़कर 28.3% हुई, यानी 10 साल में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी। 1950 के दशक में भारत की GDP का 0.7% हिस्सा से भी कम हिस्सा शिक्षा पर खर्च हुआ, जबकि उसी समय जापान और कोरिया जैसे देश शिक्षा पर GDP का 3 से 4% तक खर्च कर रहे थे। नेहरू का ध्यान उच्च शिक्षा, विज्ञान और उद्योगों पर केंद्रित रहा, क्योंकि वे भारत को 21वीं सदी का वैज्ञानिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। लेकिन बिना मजबूत आधार के ये संस्थान आम भारतीयों तक प्रभाव नहीं पहुंचा सके। जब तक 1991 में आर्थिक उदारीकरण नहीं हुआ, तब तक IITs, IIMs जैसे संस्थानों का देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव सीमित रहा, क्योंकि समाज का बड़ा हिस्सा अब भी अशिक्षित था, जिसके कारण औद्योगिक और तकनीकी विकास का लाभ सिर्फ एक छोटे वर्ग तक सीमित रह गया। IITs और IIMs ने एलिट क्लास को अवसर दिए, पर करोड़ों बच्चे अब भी शिक्षा से वंचित रहे। आज पीछे मुड़कर देखने से स्पष्ट होता है, अगर 1947 से 1962 के बीच प्राथमिक शिक्षा को देश के विकास का केंद्र बिंदु बनाया गया होता, तो भारत की साक्षरता, उत्पादकता और सामाजिक समानता कई दशक पहले अपने चरम पर होती। नेहरू का विजन महान था, पर उनकी नीतियां ऊंचे टावर बनाने में लगी रही, जबकि नींव मजबूत नहीं कर पाई। सन 1952 में नेपाल के तत्कालीन राजा त्रिभुवन विक्रम शाह ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष एक बेहद बड़ा प्रस्ताव रखा। नेपाल भारत का हिस्सा बनना चाहता है। यह वह दौर था जब नेपाल में राणा शासन खत्म हो चुका था और देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। त्रिभुवन चाहते थे कि नेपाल को भारत में मिलाकर देश में स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन नेहरू ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनका तर्क था, भारत अपने पड़ोसी देशों को स्वतंत्र और मजबूत देखना चाहता है, न कि उन्हें अपने में मिलाना। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि राजा त्रिभुवन को डर था कि अगर भारत ने मदद नहीं की तो नेपाल फिर से राणा शासकों या विदेशी प्रभाव, खास करके चीन के अधीन जा सकता है। नेहरू ने उस समय कहा था, भारत उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ा है, इसलिए किसी भी देश को अपने में मिलाना उस सिद्धांत के खिलाफ होगा। सरदार पटेल, जो उस समय जीवित नहीं थे, उनका निधन 1950 में हुआ था। उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद नेपाल का भारत में विलय स्वाभाविक विस्तार होता, जैसे जूनागढ़ या हैदराबाद का हुआ। लेकिन नेहरू की सोच अलग थी। वे भारत की छवि एक गुटनिरपेक्ष और विश्व नैतिक नेता के रूप में बनाना चाहते थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर नेपाल भारत में शामिल हो जाता तो आज भारत की भू रणनीतिक स्थिति कहीं अधिक मजबूत होती। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होता कि भारत का चीन की दक्षिणी सीमा पर नियंत्रण होता और भारत नेपाल के बीच खुले बॉर्डर और विदेशी प्रभाव की समस्या नहीं रहती। नेहरू का यह निर्णय आदर्शवादी था। उन्होंने एक स्वतंत्र और तटस्थ पड़ोसी को प्राथमिकता दी, पर इतिहास गवाह है इस आदर्शवाद की कीमत भारत को बाद में चुकानी पड़ी। चीन की घुसपैठ, नेपाल की राजनीति में विदेशी प्रभाव और भारत विरोधी झुकाव, ये सब उसी फैसले के परिणाम रहे। 1950 के दशक की शुरुआत में जब दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, तब अमेरिका भारत को एक नई दिशा देना चाहता था। उसने भारत को अपने एटम फॉर पीस प्रोग्राम के तहत परमाणु ऊर्जा में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया। भारत के पास तब डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जैसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, जो परमाणु अनुसंधान की मजबूत नींव रख रहे थे। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़े, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। पंडित नेहरू का मानना था कि भारत को किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत का विज्ञान मानवता की सेवा के लिए है, राजनीति के लिए नहीं। नेहरू की सोच थी कि भारत गुट निरपेक्ष रहे, किसी भी महाशक्ति के प्रभाव में ना आए, लेकिन इतिहास बताता है कि यही आदर्शवाद भारत के लिए आगे चलकर एक रणनीतिक कमजोरी साबित हुआ। उसी समय चीन ने सोवियत संघ से परमाणु सहयोग स्वीकार कर लिया। सोवियत वैज्ञानिकों की मदद से चीन ने तेजी से प्रगति की और सिर्फ 10 साल में यानी 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर डाला। दूसरी ओर भारत अब भी अपने दम पर तकनीक जुटाने की कोशिश कर रहा था।
कहा जाता है कि होमी भाभा ने नेहरू को कई बार पत्र लिखा, अगर हम परमाणु ऊर्जा में विदेशी सहयोग ले तो आत्मनिर्भर भारत का सपना जल्दी साकार होगा। पर नेहरू का जवाब हमेशा एक ही था, मैं विज्ञान को हथियार से जोड़ना नहीं चाहता। अमेरिका के राजनयिक बाद में कहते हैं, अगर सरकार ने उस दौर में हमारे साथ सहयोग किया होता तो आज एशिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति भारत होती, न कि चीन। नेहरू का यह आदर्शवादी निर्णय नैतिक रूप से सही था, पर रणनीतिक रूप से भारत को लगभग 20 साल पीछे ले गया, क्योंकि भारत को अपना पहला परमाणु परीक्षण करने में 1974 तक इंतजार करना पड़ा, जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व में स्माइलिंग बुद्धा सफल हुआ। इसके बाद भी पश्चिमी देशों ने भारत को परमाणु तकनीक और ईंधन की आपूर्ति से बाहर कर दिया। भारत पर एनएसजी से बाहर करने जैसी पाबंदियां लग गई और उस समय का वह मौका इतिहास में कहीं खो गया। नेहरू ने जिस आदर्शवाद से इनकार किया वह उस दौर में नैतिक लगा, पर आज इतिहास यही कहता है, अगर भारत ने वह सहयोग स्वीकार कर लिया होता तो वह सिर्फ लोकतंत्र की नहीं बल्कि परमाणु शक्ति की भी सबसे बड़ी आवाज होता। पंडित नेहरू द्वारा ग्वादर बंदरगाह का प्रस्ताव ठुकराना भी भारत के इतिहास की एक कम जानी पहचानी किंतु महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 1950 के दशक में ओमान के सुल्तान सैयद तैमूर बिन फैजल ने भारत सरकार को एक प्रस्ताव दिया था कि भारत चाहे तो ग्वादर बंदरगाह को खरीद सकता है। यह वही ग्वादर है जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और जिस पर आगे चलकर चीन ने सीपैक के तहत अपना प्रभाव जमाया। कहा जाता है कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका तर्क था, अगर भारत यह बंदरगाह खरीद लेता है तो पाकिस्तान से संबंध सुधारने की जो थोड़ी बहुत संभावना बची है वह भी समाप्त हो जाएगी। नेहरू यह भी मानते थे कि ग्वादर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, अगर पाकिस्तान कभी आक्रमण करता है तो उस क्षेत्र की रक्षा करना बेहद कठिन होगा। इसके अलावा रसद और समुद्री मार्ग की दूरी से जुड़े व्यवहारिक कारण भी सामने रखे गए। ये तर्क अपनी जगह उचित हो सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो राष्ट्र साहसी और महत्वाकांक्षी होते हैं वे ऐसी परिस्थितियों से पीछे नहीं हटते। अगर भारत ने उस समय ग्वादर को अपने नियंत्रण में ले लिया होता तो आज अरब सागर पर भारत की सामरिक स्थिति और भी मजबूत होती और शायद चीन पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी कभी इस स्तर तक नहीं पहुंचती। यह निर्णय भी नेहरू की उन नीतियों में गिना जाता है जहां आदर्शवाद ने यथार्थ पर विजय पाई, पर इतिहास में यह विजय नहीं बल्कि एक खोया हुआ अवसर बनकर रह गए। कोको आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप जो कोलकाता से लगभग 900 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार के उत्तर में है। रणनीतिक दृष्टि से इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भारत के पूर्वी तट, विशाखापट्टनम पोर्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ तक कि इसरो के सैटेलाइट नेटवर्क तक की निगरानी संभव है। ऐसा माना जाता है कि 1950 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह द्वीप मित्रता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में बर्मा, आज के म्यांमार को उपहार स्वरूप दे दिया था। बाद में बर्मा ने इस द्वीप का एक हिस्सा चीन को सौंप दिया और यहीं से शुरू हुई भारत की सुरक्षा चिंताओं की नई कहानी। आज चीन ने कोको द्वीप पर निगरानी स्टेशन, रडार सिस्टम और हवाई पट्टी का निर्माण कर लिया है। यहाँ से वह भारत की नौसैनिक गतिविधियां, अंडमान निकोबार कमांड और विजाग पोर्ट तक पर नजर रखता है। यह द्वीप अब चीन के लिए भारतीय महासागर क्षेत्र में एक आंख बन चुका है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कोको द्वीप पहले से ही बर्मा के अधिकार क्षेत्र में था और भारत ने इसे औपचारिक रूप से उपहार में नहीं दिया था। अगर यह सत्य है कि नेहरू सरकार ने कोको द्वीप पर दावा छोड़ दिया था तो निसंदेह यह स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक भूलों में से एक थी, क्योंकि आज वही द्वीप भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी निगरानी चौकी बन चुका है, जहां से चीन भारत के पूर्वी तट, नौसेना और इसरो की गतिविधियों पर नजर रखता है। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि नेहरू की आदर्शवादी विदेश नीति कई बार भारत के रणनीतिक हितों पर भारी पड़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू निसंदेह एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने आजाद भारत को आधुनिक सोच, विज्ञान, लोकतंत्र और संस्थागत विकास की नई दिशा दी। उनकी दृष्टि में भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार था, जहां आधुनिकता और मानवता साथ साथ चले। परंतु इतिहास यह भी सिखाता है कि आदर्शवाद जब व्यावहारिक राजनीति से टकराता है तो परिणाम अक्सर कड़वे होते हैं। नेहरू का यही आदर्शवाद, चाहे वह विदेश नीति में चीन को लेकर हो या आर्थिक नीति में भारी उद्योगों को प्राथमिकता देना, लेकिन कई बार देश हित के व्यावहारिक पक्ष पर भारी पड़ता है। फिर भी इतिहास में आलोचना से कोई नहीं बचता, न महात्मा गांधी, न माओ त्से-तुंग, न लेनिन, न नेहरू स्वयं। हर महान नेता अपने युग की परिस्थितियों का प्रतिबिंब होता है और नेहरू ने भी भारत को उसी रूप में गढ़ा जैसा वे एक आदर्श राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। उनकी गलतियों ने भारत से सबक लिया और उनकी दूरदृष्टि से आज भी भारत आगे बढ़ रहा है। यही इतिहास की सुंदरता है कि वह न किसी को देवता बनाता है न खलनायक, वह सिर्फ सीख देता है। धन्यवाद।